नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम परमाणुओं की नन्ही सी दुनिया से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके बीच बनने वाले छोटे छोटे बंधन हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की नींव रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रास्ता। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि तत्व बेचैन क्यों रहते हैं और फिर देखेंगे कि उस बेचैनी को दूर करने की क्या-क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करते ही क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ती है इन्हें? आपने कभी सोचा है कि कुछ तत्व इतने शांत स्वभाव के क्यों होते हैं, एकदम आराम से, और वहीं दूसरी तरफ कुछ हैं जो हमेशा हमेशा अभिक्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या राज है इसके पीछे? अच्छा, तो मिलिए नोबल गैसेस से। इन्हें हम केमिस्ट्री की दुनिया के संत मान सकते हैं। देखिए, इनका जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन वाला घर है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और बस इसीलिए ये एकदम स्थिर हैं। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। तो बात यह है कि हर परमाणु की जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, अपने सबसे बाहरी घर, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन से पूरा भरना। जैसे ही वो भर जाता है, परमाणु को परम शांति मिल जाती है, वो स्थिर हो जाता है। तो फिर वो परमाणु क्या करें जो अकेले अकेले ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते? वो इस मुश्किल का हल कैसे निकालते हैं? यहाँ आते हैं हमारे पहले किरदार, धातुएं। ये बड़े दानी स्वभाव की होती हैं। इनके बाहरी घर में एक दो फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें ये खुशी खुशी दान कर सकती हैं। और दूसरी तरफ हैं अधातुएं। इन्हें अपना घर भरने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स की सख्त जरूरत होती है, तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये है एक आदर्श साझेदारी। सोडियम कहता है ये लो मेरा फालतू इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन खुशी खुशी उसे ले लेता है। बस लेन देन पूरा होते ही दोनों का काम बन गया, दोनों स्थिर हो गए। तो इस लेन देन से होता क्या है? एक पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव, और बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को मजबूती से खींचते हैं। इसी मजबूत खिंचाव को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये साझेदारी हो गई तो इन नए बने यौगिकों की दुनिया आखिर दिखती कैसी है? ये जो नई स्थिरता इन्हें मिली है, ये इन्हें बहुत मजबूत बना देती है। इसीलिए ये यौगिक ज्यादातर ठोस और कठोर होते हैं, और क्योंकि इनका बंधन बहुत मजबूत है, इन्हें पिघलाने या उबालने में भी बहुत ज्यादा तापमान लगता है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इनके बंधन की ताकत की कहानी बता रहे हैं। देखिए, इन्हें तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। और एक बहुत मजेदार बात, जब नमक ठोस होता है ना, तो बिजली का चालन नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप उसे पानी में घोलते हैं, उसके आयंस आजाद हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, और बस बिजली बहना शुरू हो जाती है। तो एक तरफ तो परमाणुओं ने स्थिर होकर अपनी समस्या सुलझा ली, पर ऐसा करके उन्होंने हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। हम अपनी जिंदगी में जिन भी धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, लोहा, तांबा, सोना, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? धरती की ऊपरी परत से। लेकिन एक दिक्कत है, ये धातुएं हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलती। ये हमें मिलती हैं अयस्कों के रूप में, जिन्हें हम ओर्स कहते हैं। और इन अयस्कों में ये दूसरे तत्वों के साथ मजबूत आयोनिक बॉन्ड्स में एक तरह से फंसी हुई होती हैं। मतलब हमारी जरूरत की सारी कीमती धातुएं धरती के अंदर रासायनिक तालों में बंद हैं। वो स्थिर यौगिक बनाकर आराम से बैठी हैं। तो अब सवाल ये है कि इन कैदी धातुओं को आज़ाद कैसे कराया जाए? इसका जवाब हमें मिलता है मेटलर्जी में, यानी धातुकर्म विज्ञान में। ये फ्लोचार्ट एक तरह से हमारा नक्शा है। ये हमें बताता है कि कौन सी धातु कितनी अभिक्रियाशील है, और उसकी अभिक्रियाशीलता के हिसाब से उसे आज़ाद कराने का सही तरीका क्या होगा। देखिए, जो धातुएं बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, उनके बंधन भी उतने ही मजबूत होते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा शक्तिशाली तरीका अपनाना पड़ता है, जिसमें बिजली का करंट लगाकर बंधन को तोड़ा जाता है। वहीं जो बेचारी कम अभिक्रियाशील होती हैं, उन्हें तो बस थोड़ा गर्म करने से ही आज़ादी मिल जाती है। और जो बीच वाली धातुएं हैं, उनके लिए हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। दोनों में ही अयस्क को गर्म किया जाता है, फर्क बस हवा की मात्रा का है, और दोनों का एक ही मकसद है, अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, ताकि उससे धातु निकालना और आसान हो जाए। और ये देखिए, असल दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण।
यहाँ एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु एक कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल फेंकती है। इस अभिक्रिया में इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि उससे पिघले हुए लोहे से टूटी हुई रेल की पटरियों का जोड़ा जाता है। तो देखा आपने, पूरी केमिस्ट्री असल में बस बंधन बनाने और उन्हें तोड़ने की ही तो कहानी है। अस्थिरता की समस्या को सुलझाने के लिए बंधन बनाना और फिर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन्हीं बंधनों को तोड़ना। कितना सरल और कितना शक्तिशाली सिद्धांत है ना। अब जरा सोचिए, इसी एक सिद्धांत से हम भविष्य की और कौन-कौन सी बड़ी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं।